था और आज भी मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से ज़रा सुनेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि अधिमांग जो है ये क्या होती है, अधिमांग जो है किस चीज़ को कहते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि भाई हम इस चैप्टर के अंदर जो बात करते हैं, सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं इस चैप्टर के अंदर वो कौन से होते हैं, सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं इस चैप्टर के अंदर वो प्लान होते हैं, वो एक्चुअल नहीं होते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या समझना है, आपको सबसे पहले ये समझना है कि अधिमांग जो है वो क्या होती है। हमने चाहे एडी पढ़ाओ, एएस पढ़ाओ, आई पढ़ाओ, एस पढ़ाओ, ये सारे प्लान हैं, एक्चुअल नहीं है। तो अगर आपसे वो पूछ ले कि भाई अधिमांग जो है क्या होती है, अधिमांग किस चीज़ को कहते हैं, अधिमांग कह लीजिए या आप इसको अतिरेक कह लीजिए, एक ही चीज़ होती है। तो आप इसको बस ये बोलेंगे कि मेरे भाई जब आपकी वास्तविक समग्र मांग, जब आपकी वास्तविक समग्र मांग ग्रेटर देन हो जाती है आपकी नियोजित वाली समग्र मांग से, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, उस स्थिति को हम अधिमांग या अतिरेक मांग की स्थिति कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, नियोजित कह लीजिए, प्रत्याशित कह लीजिए, नियोजित कह लीजिए, प्रत्याशित कह लीजिए या इच्छित कह लीजिए, ये तीनों एक ही वर्ड होते हैं, इसको हम प्लान कहते हैं, प्लान। तो मेरी जब एक्चुअल वाली एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन हो जाती है प्लान वाली एग्रीगेट डिमांड से, तो उसको हम अधिमांग या अतिरेक मांग कहते हैं। ये आपको इसके अर्थ में जो है लिख कर आना है। अब आती है बात इसके डायग्राम की कि इसका डायग्राम जो है वो किस तरीके से बनाना है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कि इसका डायग्राम जो है वो किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये हम जो है यहाँ पे बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा वाई अक्ष है और ये हमारा जो है एक्स अक्ष है। ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष और ये हो गया 0। सबसे पहले आपको जो बनाना है वो आपको बनाना है एग्रीगेट सप्लाई कर्व। उसके बाद आपको जो बनाना है ये हो गया आपका एग्रीगेट सप्लाई। ये कौन सा है, ये प्लान वाला है, ठीक है जी। अब मुझे बनाना है एग्रीगेट डिमांड कर्व। आपको मैंने एक बात ये बताई थी कल कि भाई जब लोगों को रोज़गार मिलता है तो लोगों के पास पैसे आते हैं, और जब लोगों के पास पैसे आते हैं तो लोग डिमांड करते हैं। तो आपको एक वर्ड समझाया था, अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है। वो सभी लोग जो प्रचलित मजदूरी दर पे काम करना चाहते हैं, अगर मैं उन सबको काम दे दूं तो हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति है, और अगर उसमें से एक भी बंदा खाली हो गया तो वो पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं होती। तो मुझे यहाँ पे कर्व बनाना है एडी का। तो मैंने एडी का कर्व बनाया। मान लीजिए ये जो है ये मैंने एडी का कर्व बना दिया। ये कौन सा एडी का कर्व है, ये प्लान वाले एडी का कर्व है, और ये इसको कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एएस कर्व को, ये यहाँ पे इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस पॉइंट पे ये संतुलन बिंदु आया। और ये एडी कर्व जो मेरा ये प्लान वाला एडी कर्व है, ये मैंने इस मान्यता पर बनाया है, किस मान्यता पर बनाया है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार चल रहा है, पूर्ण रोजगार। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अनैच्छिक बेरोजगारी के अंदर जितने भी लोग थे मैंने उन सबको काम दे दिया है। अब होता क्या है, अर्थव्यवस्था ये बिंदु पे संतुलन में है, एक भी बंदा खाली नहीं है, सब लोग काम कर रहे हैं। 100 बंदे थे, 100 के 100 काम कर रहे हैं, एक भी खाली नहीं है। अब क्या हुआ, एक्चुअल की जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो गई, एक्चुअल की जो एग्रीगेट डिमांड है वो जो है भाई हो गई ज़्यादा। यहाँ पे हम बनाते हैं AD1 और ये क्या है, ये आपकी एक्चुअल है। मैंने सोचा था अगर वो सभी लोग जो प्रचलित मजदूरी दर पे काम करना चाहते हैं, अगर मैं उन्हें काम दे दूं तो 10,000 की डिमांड होगी, लेकिन डिमांड कितनी हो रही है, डिमांड हो रही है 30,000 रुपये की, ज़्यादा डिमांड हो रही है। अब की बार जो एडी कर्व है वो एस को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अर्थव्यवस्था अब की बार कहाँ पे संतुलन में है, अर्थव्यवस्था अब की बार इस पॉइंट पे जो है संतुलन में है।
इतनी जो है ये कह सकते हो ज़्यादा डिमांड हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, अर्थव्यवस्था के अंदर एक गैप क्रिएट हो जाता है। और वो गैप कहाँ पे क्रिएट होता है, यहाँ से जहाँ पे ये संतुलन बिंदु आया है, यहाँ से आपको क्या करना है, इस तरीके से आप बना सकते हो और इस भाग को आप क्या कर सकते हो, इस भाग को आप जो है छायांकित कर सकते हो। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ, इस गैप को हम अधिमांग भी कह सकते हैं, इस गैप को आप अतिरेक भी कह सकते हैं, और इस गैप को आप जो है क्या कह सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि अधिमांग में जो गैप क्रिएट होता है उसको हम जो है भाई स्फीतिक अंतराल कहते हैं, स्फीतिक अंतराल। चाहे वो आपसे अधिमांग की डेफिनेशन पूछे, चाहे बेटा वो आपसे स्फीतिक अंतराल की डेफिनेशन पूछे, अगर वो आपसे पूछे कि भाई ये बता कि स्फीतिक अंतराल क्या होता है, तो आपको यही लिखना है कि जब एक्चुअल वाली एग्रीगेट डिमांड जो है ना, जब वो ग्रेटर देन हो जाती है प्लान वाली एग्रीगेट डिमांड से, तब जो ये कह सकते हो तब जो अंतराल, तब जो जाल क्रिएट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको जो है ना हम स्फीतिक अंतराल कहते हैं। तब जो अंतराल क्रिएट होता है उसको हम स्फीतिक अंतराल कहते हैं। जुगाड़ में बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है, ये लिखना चाहते हो तो और भी कुछ लिख सकते हो, लेकिन ये जुगाड़बाजी की बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। आप जो बुक में डायग्राम है, आपसे निवेदन है कि आपको बुक का एक भी डायग्राम समझ में नहीं आने का है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसी डायग्राम को घोल कर पिएंगे। चाहे क्वेश्चन पूछे अधिमांग क्या होती है, चाहे क्वेश्चन पूछे स्फीतिक अंतराल क्या होता है, दोनों एक ही बातें हैं। अगर पूछे स्फीतिक अंतराल क्या होता है, चित्र द्वारा बता, यही चित्र बनाना है। बोले अधिमांग क्या होती है, चित्र द्वारा बता, यही चित्र बनाना है। अबे अधिमांग में ही तो स्फीतिक अंतराल क्रिएट होता है, तो चाहे अधिमांग पूछे चाहे स्फीतिक अंतराल पूछे, यही आपको बनाकर आना है। ये डायग्राम ध्यान से देख लीजिए, बुक का नहीं आएगा समझ में, बार बार कह रहा हूँ। टीआर जैन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं पे लिखा होगा एडीएफ, कहीं पे लिखा हुआ होगा एडीयू, तो वो आप समझ में नहीं आने वाला है। अब यहाँ पे हुआ, हाँ जी, जो आपने ये जो बीच में गैप है जो कलर किया है, मतलब ये आप इसे पूरा भी तो कर सकते थे, आपने इधर ही क्यों कर रहा है? इधर पूरा करना है, इधर बेटा वो उसको इंटरसेक्ट तो वहाँ पे कर रहा है ना, ये एग्रीगेट सप्लाई है ना। अरे ये वाली एग्रीगेट, ये एग्रीगेट आप समझे नहीं, मतलब जो आपने लाइन ड्रॉ की है ना, इसके अंदर जो बन रहा है, आप ये कह रहे हो ना यहाँ क्यों नहीं करा, यहाँ पे कह रहे हो ना आप। नहीं नहीं नहीं, फिर यहाँ इसने पूरा क्यों नहीं किया, इसे आधा ही क्यों किया है? अरे यहाँ ये वाला कह रहे हो क्या, ये पूरा? हाँ, ये यहाँ से पूरा क्यों नहीं किया एंड तक? एंड तक कहाँ तक? अरे तो कहाँ तक? यहाँ ये वाला ये ये नहीं बेटा, संतुलन कहाँ पे क्रिएट हो रहा है अर्थव्यवस्था में? संतुलन तो इस बिंदु पर आ रहा था ना, तो इस बिंदु से ही यहाँ ये जहाँ अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन आ रहा है, यहाँ से लेके जो नया वाला संतुलन बिंदु है वहाँ तक केवल उतने पोर्शन को शेड करना है। इससे पीछे अर्थव्यवस्था संतुलन में थोड़ी है, उससे आगे जहाँ संतुलन में आ रही थी वहीं से करना है। तो आपको टीआर जैन से या कोई भी आपके पास अदर राइटर की बुक है, आपको जो है आपको वहाँ से एक भी समझ में नहीं आने का है। आपसे अगर पूछ ले स्फीतिक अंतराल क्या होता है, तो आपको बोलना है जब वास्तविक समग्र मांग इच्छित समग्र मांग से ज़्यादा होती है, तो उस स्थिति में जो अंतराल क्रिएट होता है उसको भाई स्फीतिक अंतराल कहते हैं। चाहे स्फीतिक की पूछे, चाहे अधिमांग की पूछे, अतिरेक की पूछे, यही डेफिनेशन बना के आनी है। और ये जो चित्र मैंने आपको बनाया इसको घोल के पी जाइए। पहले मैंने आपको बताया अर्थ क्या लिखना है, फिर मैंने आपको बताया वक्र क्या बनाना है। अब ज़रा ध्यान से सुनिए बेटा, मांग ज़्यादा हो रही है, मांग जो है मांग ज़्यादा हो रही है, तो क्या मैंने सोचा था भाई अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन कहाँ पे होता है, जहाँ AD = AS होता है। मैंने सोचा था 10,000 की डिमांड होगी तो सप्लाई भी 10,000 की होनी चाहिए थी, तो अर्थव्यवस्था संतुलन में होती अगर 10,000 = 10,000 हो जाता। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये बेटा
कि सप्लाई तो 10,000 की रह गई, डिमांड जो है वो 30,000 की हो गई, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था संतुलन में नहीं हो पा रही है। डिमांड ज़्यादा हो रही है, डिमांड है 30,000 की और सप्लाई है 10,000 की। तो ऐसी स्थिति में अब मैं क्या कर सकता हूँ? डिमांड है 30,000 की और सप्लाई है 10,000 की। क्या आपको यहाँ पे ये समझना है कि क्या मैं सप्लाई को बढ़ा सकता हूँ? क्या मैं सप्लाई को बढ़ा के 30,000 इज इक्वल टू 30,000 कर सकती हूँ? ये आपको समझना है। आपका जवाब होना चाहिए नहीं, मैं इस सिनेरियो में सप्लाई को नहीं बढ़ा सकता। और क्यों नहीं बढ़ा सकता ये आपको ज़रा समझना है बेटा, क्योंकि इस पॉइंट पे हम पहले ही बोल चुके हैं कि मैं ये किस मान्यता पर बना रहा हूँ एडी कर्व, मैं ये इस मान्यता पर बना रहा हूँ, क्या लिख दिया आपने? सप्लाई अधिम्या है क्या? क्या लिखा है नरेश? समझ नहीं आ रहा भाई। हाँ हाँ वैसे ही तो है। तो मैं इस पॉइंट पे क्या पहले मान चुका हूँ कि भाई पूर्ण रोजगार चल रहा है, पूर्ण रोजगार, इसलिए हम यहाँ पे इसको बोल्ड कर रहे थे। पूर्ण रोजगार का मतलब क्या बोला मैंने? एक भी बंदा खाली नहीं है। मैं कह रहा हूँ क्या मैं सप्लाई बढ़ा सकता हूँ? सप्लाई बेटा तब बढ़ती है, एग्रीगेट सप्लाई, जब उत्पादन बढ़ता है। और उत्पादन तब बढ़ता है जब मालिक नए नए श्रमिकों को हायर करता है। नए नए श्रमिकों को हायर करने का मतलब है रोजगार के अंदर वृद्धि करता है। अब तो मैं उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रमिक चाहिए, लेकिन श्रमिक तो है ही नहीं अर्थव्यवस्था के अंदर, तो उत्पादन कहाँ से बढ़ाओगे? उत्पादन बढ़ नहीं सकता क्योंकि श्रमिक ही नहीं है, कोई बंदा खाली नहीं है। तो मैं एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाकर 30,000 इज इक्वल टू 30,000 नहीं कर सकता। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे है 30,000, यहाँ पे है 10,000, इसको मैं बढ़ा नहीं सकता। तो फिर जब ये बढ़ नहीं सकता तो सिंपल सी बात है, इसी को घटाना पड़ेगा, इसको 10,000 इज इक्वल टू 10,000 करना पड़ेगा, तभी अर्थव्यवस्था जो है संतुलन में आ पाएगी। एक मिनट रुकिए बेटा गिरिधि। अब आपको ये हो गया इसका डायग्राम। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे हम उत्पादन नहीं बढ़ा सकते क्योंकि अर्थव्यवस्था ऑलरेडी पूर्ण रोजगार की स्थिति में है, पूर्ण रोजगार की। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। मैंने आपको ये बताया था कि मांग अधिक क्यों हो गई, कारण आपको बताए थे। तो AD इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये इसके घटक थे। तो मांग अधिक इसलिए हो गई क्योंकि ये जो चारों कंपोनेंट है ना, मैंने इनसे जितना जितना एक्सपेक्ट किया था, इन सब ने उनसे ज़्यादा डिमांड करी है, और इससे आयात से जितना सोचा था इसमें कमी हो गई। जब सी का मतलब क्या होता है? परिवार द्वारा उपभोग, निजी उत्पादक द्वारा, सरकार द्वारा निर्यात। जब ये चारों में वृद्धि और आयात में कमी होती है तो बेटा क्या होता है? ये कारण किसके हैं? ये कारण है अतिरेक मांग के। ये कारण किसके हैं? ये कारण है स्फीतिक अंतराल के। अगर वो आपसे पूछ ले कि भाई स्फीतिक अंतराल या जाल भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ये क्यों क्रिएट होता है, इसके कारण बताइए, तो मतलब आपसे वो अधिमांग के कारण पूछ रहा है कि मांग ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि अधिमांग में ही तो बनता है। तो जब C प्लस आई प्लस जी और X, जब इनमें वृद्धि होती है और आयात में कमी होती है तो भाई क्या होता है? तो जो है मांग अधिक के या अतिरेक मांग या स्फीतिक अंतराल उत्पन्न होता है। परिणाम मैंने आपको बताए थे। परिणाम इसके क्या क्या देखने के लिए मिलेंगे? सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? उत्पादन, रोजगार, एग्रीगेट सप्लाई। इस पे बेटा कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी ऊपर आपको बताया, मैं इसको यहाँ पे नहीं बदल सकता हूँ चाह कर भी, क्योंकि अर्थव्यवस्था ऑलरेडी पूर्ण रोजगार पर है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो है कीमतें बढ़ती हैं, क्योंकि हमें डिमांड को कम करना है। तो जब कीमत बढ़ेगी तो डिमांड कम होती है। यहाँ कीमत बढ़ती है, उत्पादन, रोजगार, एग्रीगेट सप्लाई पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और मैंने आपको ये बताया था कि भाई संसाधनों पर क्या पड़ता है?
संसाधनों पर दबाव पड़ता है, दूसरे उत्पादक लेबर को ज़्यादा सैलरी पे हायर करने के लिए रेडी रहते हैं, और अर्थव्यवस्था किस में फंस जाती है? अर्थव्यवस्था जो है मजदूरी कीमत जाल में फंस जाती है। ये इसके परिणाम हैं। जैसा आपने बेटा अधिमांग पढ़ा है अभी, बिल्कुल इसका उलट कर देना है। क्या? आपको इसका उलट कर देना है न्यून मांग की, और इसी को हम जो है क्या कहते हैं? इसी को हम जो है अभावी मांग भी कहते हैं। अब हाँ पायल बोलिए बेटा। मजदूरी कीमत जाल का मतलब मैंने आपको ये बताया था कि संसाधनों पर दबाव, पहले आपको ये समझना है। मतलब दूसरे उत्पादकों को क्या चाहिए? उत्पादकों को लेबर चाहिए बेटा, क्योंकि उन्हें उत्पादन बढ़ाना है, लेकिन लेबर तो है ही नहीं। तो उत्पादक लेबर कहाँ से ला रहे हैं? जो श्रमिक दूसरी फर्मों में काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा सैलरी पे, ज़्यादा वेजेस पे हायर कर लेते हैं कि मैं, तू जितनी वहाँ पे कर रहा है ना, उससे 1-2 हज़ार ज़्यादा ही दूंगा, तू बस मेरे पास आ जा कैसे भी करके। ज़्यादा वेजेस पे उनको हायर करते हैं। जब बेटा उनको ज़्यादा वेजेस पे हायर करेंगे तो उत्पादन की लागत क्या होगी? उससे उत्पादन की लागत जो है उससे बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन पहले के कंपैरिजन में महंगा बनेगा। और जब बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा बनेगा तो जो उत्पाद की जो बाज़ार कीमत है, अब प्रोडक्ट जो है महंगा बिकेगा क्योंकि महंगा बन रहा है। तो इसी वजह से, क्योंकि बाज़ार कीमत महंगी हो रही है, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? इसी चीज़ को हम कहते हैं कि भाई मुद्रास्फीति हो रही है, महंगाई हो रही है, इसी चीज़ को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है मजदूरी कीमत जाल। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे आप। एक लेबर पहले कहीं पे मान लो 10,000 में काम कर रही थी, उसको कहीं पे दूसरी जगह जॉब मिली 12,000 रुपये में, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट पहले 10 रुपये का बिकता था, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, वो प्रोडक्ट अब 20 का बिकता है बेटा, मार्केट वैल्यू बढ़ गई 20 की। तो वो जब बाज़ार में उस वस्तु को खरीदने जाएगा, जो चीज़ पहले 10 रुपये की थी, वो चीज़ अब उसको 20 रुपये की मिलेगी, इसी लेबर को। तो बेटा जब वो ये देखेगा, अब जब ऐसे तो एक चीज़ का ही बताया मैंने एग्जाम्पल, हर चीज़ पे महंगाई होगी, हर चीज़ पहले के कंपैरिजन में महंगी बिकेगी। जो चीज़ 10 की थी वो 15 की, 20 की, हर चीज़ महंगी बिकेगी। तो वो इतनी सैलरी में, इतनी 12,000 में वो अपना खर्चा पानी नहीं चला पाएगा। उसको लगेगा ये जो अब मुझे ये 12,000 रुपये मिल रहे हैं ये भी कम है भाई, मुझे और वेजेस चाहिए, मेरा तो इसमें पूरा नहीं पड़ रहा, मैं अपना इसमें राशन नहीं खरीद पा रहा, 1 महीने का मेरा घर नहीं चल पा रहा, मेरे बीवी बच्चे सही से नहीं इसमें खा पा रहे। वो और वेजेस की डिमांड करेगा कि भाई अपने मालिक को बोलेगा मेरी वेजेस बढ़ा भाई, मेरा पूरा नहीं पड़ रहा इसके अंदर। अगर वेजेस वो फिर बढ़ाएगा बेटा, फिर से उत्पादन की लागत बढ़ेगी, फिर से वो वस्तु के मार्केट प्राइस बढ़ेंगे, और फिर से जो है बेटा महंगाई बढ़ेगी। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? मजदूरी कीमत जाल। जहाँ पे मजदूरी जो है, मजदूरी क्यों बढ़ रही है? मजदूरी क्यों बढ़ रही है? वो श्रमिक अपने मालिक को मजदूरी बढ़ाने के लिए क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको बाहर महंगाई दिख रही है, कीमतें बढ़ रही हैं। और कीमतें क्यों बढ़ रही हैं बेटा? कीमतें क्यों बढ़ी? ये कीमत कैसे बढ़ी थी? ये कीमत इसलिए बढ़ी थी क्योंकि बेटा मजदूरी बढ़ गई थी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है पहले के कंपैरिजन में लेबर बाहर से महंगी हायर हुई, जिसकी वजह से उत्पादन की लागत बढ़ गई। तो इसको कहते हैं मजदूरी कीमतों का पीछा करती हैं और कीमतें मजदूरी का पीछा करती हैं। इस जाल को मजदूरी कीमत जाल जो है कहते हैं। अब आती है न्यून मांग की बात। न्यून मांग क्या होता है? तो आपको बस लिख देना है, जब एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जब कम रह जाती है प्लान वाली एग्रीगेट डिमांड से। सब कुछ आपको उलट कर देना है बेटा, ये हो जाएगा इसका अर्थ। अब यहाँ पे आपको ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है। अब हम बात करते हैं इसके वक्र की। इसका वक्र कैसे बनेगा? तो इसके वक्र की अगर हम बात करते हैं तो इसका वक्र बनेगा इस तरीके से। देखिए ये मैंने बनाया सबसे पहली बात तो एएस कर्व, और आपको बेटा ये ध्यान रखना है, अब मुझे क्या बनाना है? मुझे न्यून मांग का डायग्राम बनाना है। न्यून मांग का, जब आप न्यून मांग का डायग्राम बनाओगे मुझे एडी कर्व बनाना है। तो बेटा जब मैंने अधिमांग बनाया था तो एडी कर्व मैंने नीचे से बनाया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब अधिमांग बनाते हैं, अधिमांग का बनाएंगे तो एडी नीचे से बनाते हैं, और जब न्यून मांग का बनाते हैं तो एडी थोड़ा ऊपर से बनाते हैं, यहाँ से।
ये हो गया मेरा एडी कर्व। अब देखिए ये मेरा एडी कर्व हो गया, किस प्लान वाला है, ये भी प्लान वाली है, और किस मान्यता पर है, उसी मान्यता पर है कि अर्थव्यवस्था किस पे है, अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार पे है, उसी मान्यता पर ये बनाया है। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये आ गया बेटा आपका y1, और यहाँ पे अर्थव्यवस्था संतुलन पे है ई बिंदु पे। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, मैंने सोचा था अगर सभी लोगों को काम मिल जाए तो इतनी डिमांड होगी 10,000 की, लेकिन मांग तो कम रह गई। मांग क्या हो गया, मांग केवल इतनी हो रही है, ये लीजिए मांग जो है, मांग केवल इतनी हो रही है, AD1 मांग हो रही है केवल 7,000। तो यहाँ अब ये कहाँ पे कट कर रहा है एस कर्व को, अब ये एस कर्व को यहाँ पे कट कर रहा है y2। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है ये गैप क्रिएट हो गया बेटा, ये वाला। तो ये जो गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये वाला, इस गैप को हम क्या कहते हैं, इस गैप को हम जो है न्यून मांग कह सकते हो, इस गैप को आप अभावी मांग कह सकते हो, या इस गैप को आप जो है अविस्फीतिक अंतराल ये भी कह सकते हो। आपको बेटा ये ध्यान रखना है, अधिमांग में कौन सा अंतराल क्रिएट होता है, अंतराल या जाल एक ही चीज़ होती है। अधिमांग में होता है स्फीतिक, और यहाँ पे कौन सा होता है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा होता है, यहाँ पर होता है अविस्फीतिक। तो चाहे वो आपसे अविस्फीतिक की पूछे डेफिनेशन, चाहे वो न्यून मांग की पूछे, यही लिख के आनी है आपको। जब वास्तविक वाली समग्र मांग इच्छित वाली समग्र मांग से कम रह जाती है, और उस स्थिति में जो अंतराल, जो जाल क्रिएट होता है, उसको अविस्फीतिक अंतराल कहते हैं। डायग्राम आपको यही बना के आना है, बुक से आपको एक भी समझ में नहीं आने वाला। ये देख लीजिए डायग्राम। कारण क्या लिखेंगे, जो ऊपर पड़ा था। अब जरा ध्यान से समझना है, मांग कम रह गई, AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ये था। मैंने ऊपर अभी क्या लिखा था, मैंने ऊपर इन चारों में वृद्धि लिखी थी, तो जहाँ वृद्धि लिखी थी वहाँ पे कमी कर दीजिए, जहाँ पे कमी लिखी थी वहाँ पे वृद्धि लिख दीजिए। हाँ जी, मुझे थोड़ी देर से काम से बाहर जाना, चले जाऊँ? ठीक है जी, मैं वीडियो देखूंगी। ठीक है। बोलो वरुण, क्या कह रहे हो? आपको सुनाई दे रहा है? हाँ आ रही है आवाज़, बोलो। क्लियर आ रही है? हाँ आ रही है क्लियर। मैं ये कह रहा था, हाँ मैं पूछ रहा था बस। अच्छा ठीक है, देखिए अर्थव्यवस्था संतुलन में कहाँ पे होती है, जब AD इज इक्वल टू AS होता है। मैंने सोचा था 10,000 की डिमांड होगी, तो मैंने सप्लाई भी कितनी कर दी, मैंने सप्लाई भी 10,000 की कर दी। लेकिन मैंने ये सोचा था, ये प्लान वाली है, प्लान, लेकिन हुआ क्या एक्चुअल में तो भाई केवल भाई 7,000 की डिमांड हो रही है, एक्चुअल में 7,000 की, और सप्लाई कितनी है, सप्लाई है 10,000 की। मैंने माल ज़्यादा बना रखा है अब की बार, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको कम करना है माल को, क्योंकि इतनी ज़रूरत ही नहीं है जितना मैं बना रहा हूँ। इसको 7,000 इज इक्वल टू 7,000 पे लाना पड़ेगा, तब जाके अर्थव्यवस्था संतुलन में आएगी। मतलब मुझे न्यून मांग की सिचुएशन में एग्रीगेट सप्लाई को घटाना है। एग्रीगेट सप्लाई को घटाने का मतलब है उत्पादन कम करना है, और उत्पादन को कम करने का मतलब होता है बेटा कि श्रमिकों को उत्पादन कम करना है, तब बनाना ही नहीं जितना हम बना रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है। उत्पादन को कम करने का मतलब है श्रमिकों को काम से हटाना है, क्योंकि इतनों की ज़रूरत ही नहीं है जितना मैं बना रहा हूँ। और श्रमिकों को काम से हटाने का मतलब होता है बेरोजगारी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, न्यून मांग में हम क्या कर रहे हैं, श्रमिकों को काम से हटाकर क्या कर रहे हैं, AD इज इक्वल टू AS कर रहे हैं, श्रमिकों को काम से हटाकर। इसी वजह से जो ये न्यून मांग और ये अभावी मांग की सिचुएशन होती है, इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको जो है अल्प रोजगार संतुलन कहते हैं। अल्प रोजगार संतुलन, दो तरीके के संतुलन मैंने आपको बताए थे। मैंने आपको बोला था AD इज इक्वल टू AS या S इज इक्वल टू I पूर्ण रोजगार पे भी क्रिएट होता है। वो संतुलन जो पूर्ण रोजगार पे क्रिएट होता है वो पूर्ण रोजगार संतुलन कहलाता है, और वो संतुलन जो
बेरोजगारी करके, मतलब संसाधनों के पूर्ण उपयोग के बिना अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है, लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था संतुलन में आ रही है, तो वो कौन सी स्थिति है बेटा? वो है न्यून मांग की। तो आपको एग्जाम में न्यून, हाँ जी, सर जो आपने बोला समझ में नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे बेटा मैंने सोचा 10,000 की डिमांड होगी और 10,000 की सप्लाई होगी, तो मैंने उसके हिसाब से कर दिया, लेकिन हुआ क्या, डिमांड एक्चुअल में कितनी हुई 7,000 और सप्लाई कितनी है 10,000। तो मुझे अगर इसको बराबर करना है तो सप्लाई है 10,000, डिमांड है 7,000। एज अ प्रोड्यूसर मेरा कंट्रोल डिमांड पे नहीं है, मेरा कंट्रोल सप्लाई पर है। तो भाई मैंने 10,000 का माल बना रखा है, लेकिन डिमांड मार्केट में केवल 7,000 की है, 3,000 का माल एक्स्ट्रा बना हुआ है मेरा। तो मुझे सप्लाई को कम करना है। सप्लाई को कम करने का मतलब क्या? उत्पादन घटाना है। और उत्पादन कैसे घटता है? श्रमिकों को काम से हटाकर, और श्रमिकों को काम से हटाने का मतलब है बेरोजगारी फैला रहे हो आप। तो मैं 7,000 इज इक्वल टू 7,000 कर रहा हूँ, 8 इज इक्वल टू AS कर रहा हूँ, अर्थव्यवस्था को संतुलन में लेकर आ रहा हूँ, लेकिन लोगों को काम धंधों से हटाकर। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, न्यून मांग में जो संतुलन क्रिएट होता है उसको अल्प रोजगार संतुलन कहते हैं, और अधिक मांग में जो संतुलन क्रिएट होता है, अधिक मांग में वो कौन सा क्रिएट होता है? वो होता है बेटा पूर्ण रोजगार संतुलन। आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस स्थिति को पहचानिए जब संसाधनों के पूर्ण उपयोग के बिना अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है, बताइए। तो आपको ध्यान रखना है, न्यून मांग है वो जब संसाधनों के पूर्ण उपयोग के बिना AD इज इक्वल टू AS और S इज इक्वल टू I होता है।